हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 9 लेके आ गए ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, जिसमें कि हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये आज का लेक्चर प्लानर है। इसमें हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि जो रेजोनेंस हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर जितना टॉपिक दिख रहा है पावर वाला को छोड़ करके सारा टॉपिक रेजोनेंस का ही अंदर है, और ये पावर वाला टॉपिक में भी रेजोनेंस ही इंक्लूड होगा। तो इसीलिए ये जितना टॉपिक आप पढ़ेंगे, रेडियो ट्यूनिंग, क्वालिटी फैक्टर, ये सारा किससे रिलेटेड है? रेजोनेंस से। देखो, जो रेजोनेंस हम लोग पढ़े थे, यानी कि जिसमें हम लोग पढ़े थे एक्सएल एक्सी बराबर होता है, तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, असल जीवन में रेजोनेंस कहाँ यूज़ होता है, तो उसी बारे में है। ठीक है। तो जैसे तुम जो रेडियो देखती हो, रेडियो, तो रेडियो का ये जो ऐसे होता है रेडियो, इसमें यहाँ पर एक नॉब रहता है ना। तो उस नॉब को हम लोग चेंज करते हैं, घुमाने वाला नॉब रहता है। कार में भी होता है रेडियो लगा हुआ, और घर पे भी, घर मतलब कि कार ही वाला रेडियो को इंसान घर में निकाल के रख लेता है। तो वो वाला को जब तुम घुमाओगी और यहाँ पर लिख के आता है, ठीक है, कौन सा रेडियो एफएम बज रहा है, तो ये नॉब को जब तुम घुमाती हो तो एक्चुअली में तुम क्या करती हो, सी को चेंज करती हो। सी को चेंज समझ रही हो? सी का मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। सी को तुम चेंज कर सकती हो। तो कैसे, अब सी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है भाई, और कैपेसिटेंस चेंज होने से ये जो रेडियो है वो कैसे बजने लगता है, ठीक है, वही समझना है आज। कि रेडियो का जो नॉब होता है, नॉब मतलब वो घुमाने वाला, उसको घुमाने से अलग अलग रेडियो स्टेशन कैसे प्ले होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुम सुन रही हो, मतलब मान लो यहाँ पर लिख रहा है 98.5 FM, ऐसे मान लो लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तुम चेंज की, उसको ये फ्रीक्वेंसी लिखाता है, पता है ना, ये जो रेडियो का स्टेशन का नाम रहता है, जैसे 98.5 हुआ, फिर तुम्हारा 91.2 हुआ। हाँ, हर्ट्स में होता है ये भी हर्ट्स में होगा, मतलब रेडियो एफएम वो कहने का मतलब, और ये हर्ट्स में होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान जैसे यहाँ पर मान लो कि गाना सुन रहा, यहाँ पर मान लो गाना बज रहा है, ठीक है, ये वाला जो है 98.5, इसमें गाना बज रहा है, तू मेरी है तू मेरी है। फिर जैसे चेंज किया है ना, तो चेंज किया तो उधर न्यूज़ आने लगा कि आज प्रियंका चोपड़ा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद होता क्या है कि इंसान सोचता है कि अरे बीच वाला कहाँ गया यार, मतलब ये 98.5 के बाद 91.2 आ गया, तो ये बीच में भी कोई रेडियो स्टेशन है क्या? तो एकदम जो बेरोजगार एकदम लल्ला रहता है उसको ऐसे ऐसे करते रहता है कि बीच वाला कहाँ है, वो भी सुनना है हमको। हालांकि बीच में कोई रेडियो स्टेशन नहीं होता है। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये रेडियो स्टेशन के बीच में गैप बनाया जाता है ताकि ओवरलैप नहीं करे। ऐसे मान लो अगर साथ रहता था, मान लो कि 98.5 आया, उसका डायरेक्ट ऐसे रहता 98 पॉइंट ये रहता 6 रहता, और यहाँ पर क्या सुनाई देता, गाना, और यहाँ पर बताता एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर बताता तुमको एक्सीडेंट के बारे में। तो यहाँ पर होता कि प्रियंका चोपड़ा का एक्सीडेंट, तू मेरी है तू मेरी प्रियंका चोपड़ा, ऐसे अजीब हो जाता यार, दोनों एक साथ सुनाई देता। तो पता चल रहा है दोनों एक साथ बज रहा है, एक्सीडेंट का भी सुनाई दे रहा है और उधर गाना भी बज रहा है। खतरनाक हो जाता तब तो, गाना भी बज रहा है, एक्सीडेंट का सुनाई दे रहा है। कभी जॉब इंटरव्यू के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर है, आप आके यहाँ पर ये क्या बोलते हैं 5,000 का वॉशरूम साफ़ करने का जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर उधर गाना भी बज रहा है बाबू। खतरनाक हो जाएगा तब तो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गैप रखते हैं, ताकि जो रेडियो का फ्रीक्वेंसी है वो ओवरलैप नहीं करे। फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, गाना और ये अलग अलग ट्यून सब ओवरलैप कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, पूरा सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए ये गैप मेंटेन किया जाता है। तो उसी के बारे में तुम इसमें पढ़ोगी रेडियो ट्यूनिंग में। लेकिन उससे पहले क्या समझना होगा, देखो ये समझने के लिए तुमको क्वालिटी फैक्टर और ये सब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ से चलेगा बात। और ये सब क्यों पढ़ना है, ताकि हम लोग रेडियो कैसे काम करता है वो समझ पाए। उसी को समझने के लिए ये सारा टॉपिक पढ़ना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस का मतलब क्या होता है? शार्पनेस का मतलब कि नोकीला, वही होता है ना, द पेंसिल इज शार्प, मतलब पेंसिल बहुत नोकीला है ना। तो यहां पर हम लोग हेडिंग लिखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है? जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होता है। अच्छा, तुम पहले एक चीज समझो, छोटा सा एक चीज समझना पड़ेगा, एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्या होता है? जो एलसीआर सर्किट है ना, यहां पर हम लिखते हैं पहले एक्सेप्टर सर्किट। जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, एक्सेप्टर सर्किट जो है वो हम लोग किसको बोल रहे हैं, जो सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट है। मतलब अच्छा, तुम ये बताओ कि एलसीआर सर्किट हमेशा रेजोनेंस पे तो नहीं होता है। जो उसका तीसरा केस है उसमें ना रेजोनेंस पे आता है। तो जब तीसरा केस रेजोनेंस पे आता है ना, तो वो वाला जो होता है वो रेडियो के अंदर लगा होता है, ये समझना पड़ेगा तुमको। हाँ, जिसमें एक्सएल एक्सी बराबर होता है, वो वाला जो होता है ना, वो रेडियो के अंदर लगा होता है, वो वाला एलसीआर रेडियो के अंदर रहता है। हाँ, लेकिन रेडियो के अंदर एलसीआर सर्किट होता है, एलसीआर कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है
तो इसीलिए मतलब एक पर्टिकुलर केस आ रहा है रेजोनेंस वाला, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर सर्किट। तो जो रेडियो में जो लगा रहता है एलसीआर सर्किट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। क्यों एक्सेप्टर बोलते हैं अभी बताएंगे हम। रेजोनेंट सर्किट क्यों एक्सेप्टर बोलते हैं अभी हम बताते हैं। देखो होता क्या है कि जो रेडियो स्टेशन वाला है ढेर सारा फ्रीक्वेंसी वो भेजता है, रेडियो स्टेशन वाला हर तरह का फ्रीक्वेंसी भेजता है ना, लेकिन वो किस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, जो रेडियो स्टेशन है उससे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी आता है, और रेडियो का अंटीना एक लगा होता है, तो वो अंटीना क्यों लगा होता है, ताकि फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए। तो जो रेडियो होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाता है, कैच करता है जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो। फ्रीक्वेंसी बहुत टाइप का होता है, तुम देखो ये फ्रीक्वेंसी पढ़ी हो मेरे से, एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, पढ़ी हो ये फॉर्मूला। लेकिन तुमको हम बताए थे कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है आपस में, एक्सएल और एक्सी बराबर, तो एक्सएल को ये होता है ना, ऐसे गलत लिख दिया थोड़ा सा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ निकालोगी तो क्या आएगा, ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई ये आता है, ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है ना, ये वाला लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर, ठीक है। यहाँ पर वापस आओ, तो एक्सएल एक्सी जब बराबर होता है तो उस समय क्या होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से ये बराबर हुआ, और यहाँ से जब तुम निकालोगी तो ये निकलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पर अगर तुम डालोगी 2 पाई एफ और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज, या फिर स्क्वायर तुम चाहो तो इधर भेज दो, तो यहाँ पर 1/√LC आ जाएगा, और ये 2 पाई नीचे चल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ बराबर, तुमको ये पढ़ाए थे पिछले क्लास हम, √LC। और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसको हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले। तो तुम ये बताओ यार कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ओमेगा बाई 2 पाई। लेकिन देखो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला देखो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी पे डिपेंड कर रहा है। एल का मतलब इंडक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस। अब हम तुमको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ढेर सारा फ्रीक्वेंसी आता है, और जो रेडियो होता है उसका एंटीना वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस पे क्या हो रहा हो, रेजोनेंस। मतलब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो उसको रेडियो पकड़ता है, क्योंकि रेडियो को पता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा उस पे हमको जो सुनाई देगा आवाज़, जो रेडियो स्टेशन का जो आवाज़ आएगा, गाना बज रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो एकदम साफ साफ सुनाई देगा, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर जो पढ़ना है ना, उसके अंदर जो सर्किट है उसमें उसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोल रहे हैं, एक्सेप्टर सर्किट इसलिए क्योंकि ढेर सारा आता है वहाँ से रेडिएशंस। किससे रेडिएशन आता है, उधर रेडियो स्टेशन से। और जो रेडियो का एंटीना होता है वो किसी एक को पकड़ता है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना हो, एफआर के बराबर, माने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, नॉर्मल वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एल और सी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी पर डिपेंड करता है। और एक खास बात है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे, तुमको ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस हम लोग को उसको रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर करंट मैक्सिमम मिलता है। और करंट मैक्सिमम मिलने से एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है करंट मैक्सिमम मिलने से, करंट मैक्सिमम मिलने से हमको शार्पनेस देखने को मिलता है। अब करंट मैक्सिमम को शार्पनेस से क्या मतलब, अभी बताएंगे तुमको हम। पहले तुमको ये बात समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ढेर सारा फ्रीक्वेंसी आएगा, उसमें से वो फ्रीक्वेंसी हमको एक्सेप्ट करना है जिस पे रेजोनेंस हो रहा हो। रेजोनेंस हो रहा हो माने उसका फ्रीक्वेंसी इतना के बराबर हो। क्या इतना के बराबर होगा, नहीं होगा। अच्छा तुम एक चीज़ और ध्यान दो कि रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस हो रहा है तब ना तुमको ये इतना के बराबर मिल रहा है। देखो इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए तुमको ये सिंपल मिल रहा है फॉर्मूला। तो ये वाला के बारे में हमको नहीं बात करना है, हमको इस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना है। समझ गई मेरा बात, ठीक है। तो चलो हम उसी की बात को लिखते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकली, और ये फॉर्मूला के ही बेसिस पे हम लोग जजमेंट कर रहे हैं। तो एक्सेप्टर सर्किट हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन देयर आर मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स transmitted, then the radio accepts, और ये रेडियो का कौन चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है, जो एंटीना लगा होता है वो, है ना। रेडियो का एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं। Then the radio accepts only that frequency at which the
ऑकर्स, उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना है जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा हो, क्योंकि उसी पे हमको जो करंट है वो मैक्सिमम मिलेगा। अब क्या मतलब ये मैक्सिमम करंट का, वो भी हम बताएंगे तुमको। मैक्सिमम करंट से क्या मतलब, एक्सेप्टर सर्किट, LCR, सीरीज LCR रेजोनेंट देखो लिखे हैं, सीरीज LCR सर्किट को एक्सेप्टर नहीं बोल रहे हैं, रेजोनेंस होना चाहिए तब उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। When there are many signals, number of signals transmitted, then the radio accepts only that frequency at which the resonance occurs। तो इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि सिग्नल को ये एक्सेप्ट कर रहा है। और कितना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इतना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। FR बराबर 1/2π√LC। अब हम आते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे, कि शार्पनेस का क्या मतलब है। चलो इसको पहले समझाते हैं, फिर लिख लिए ये तुम लोग, नहीं लिखियो, अच्छा लिख लो पहले शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, फिर हम समझाते हैं इसी के बारे में कि बाकी सब फ्रीक्वेंसीज का क्या होगा। बाकी सब जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वो बात, क्योंकि बहुत लोग पूछता है कि सर बाकी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो बाकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, एंड रिजेक्ट्स दी अदर फ्रीक्वेंसीज। ये रिश्ता के जैसा है बाबू, लड़की के पास बहुत सारा रिश्ता है, लड़का के पास बहुत सारा रिश्ता आया, तो उसको एक्सेप्ट किया जिसके पास बहुत सारा पैसा था तो यहाँ लिख देते हैं हम, है ना। अच्छा, यहाँ पर रीज़न क्या था कि रेजोनेंस वाला को एक्सेप्ट करने का, रेजोनेंट वाले को एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था, करंट इज़ मैक्सिमम, कहानी तो वही है ना। एट दिस फ्रीक्वेंसी I इज़ मैक्सिमम है। नहीं, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को देखो, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज दिखाएगा वहाँ पर रहेगा, लेकिन उस पर रेडियो बजेगा नहीं। क्यों नहीं बजेगा, बता रहे कारण, देखो क्योंकि रेडियो जो होता है वो C को चेंज करने से तब बजता है। और तुम जब बाकी फ्रीक्वेंसी का बात करोगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ। जैसे हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ओमेगा बराबर 2πf लिख रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालोगी तो ω/2π आएगा। तो बाकी फ्रीक्वेंसी तो L और C पर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर L छोड़ो, L को तो तुम चेंज नहीं करती हो रेडियो का नॉब से, तुम रेडियो का नॉब से किसको चेंज करती हो, C को। उसका कारण भी अभी हम बताएंगे। तो तुम C को जब चेंज नहीं कर पाओगी इस फ्रीक्वेंसी में, तो फिर इसको रेडियो लेके क्या करेगा, तुम जब रेडियो प्ले करोगी तो उसमें C अगर नहीं आएगा तो फिर प्ले कैसे होगा वो रेडियो, समझ रही हो। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, FR का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो वही तो कह रहे हैं कि उसको एक सिग्नल को थोड़ी पकड़ रहा है, बहुत सारा FR आ रहा है ना उसके पास, उसको वो पकड़ रहा है। पर्टिकुलर सिर्फ एक बार FR थोड़ी आएगा। C का जिस पे रेजोनेंस होगा, मतलब जिस पे XL XC बराबर होगा, उस वाले सिग्नल को वो पकड़ेगा, समझी। तो FR उसके पास बहुत सारा आ रहा है, एक FR थोड़ी आ रहा है, क्योंकि कितना सारा रेडियो स्टेशन प्ले हो रहा है। अभी वही समझाएंगे हम ये शार्पनेस के अंदर कि आखिर वो उसको कैच करके करता क्या है, वो बताएंगे अभी हम, ठीक है। चलो, तो अभी हम वही समझाने वाले तुमको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये लिख लियो ना तुम लोग, ये नीचे वाला, एंड रिजेक्ट्स द अदर फ्रीक्वेंसीज। अब हम तुमको ये बताने वाले हैं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पहले हो कब रहा है, जब XL XC के बराबर हो रहा है, तभी शार्पनेस हो रहा है रेजोनेंस का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जब XL XC बराबर हो रहा है, ऑब्वियसली तभी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर होता क्या है, तो हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, देखो ग्राफ ही मेन समझना है। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। देखो इस तरफ जो हम दिखा रहे हैं, इस तरफ हम दिखा रहे हैं करंट को, ठीक है। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस तरफ, ये वाले एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा को, ठीक। हाँ, ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे भाई देखो, यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि नहीं लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं, इस ग्राफ में हम लोग कभी भी वो F फ्रीक्वेंसी को नहीं दिखाते हैं, ओमेगा को दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, तो इसीलिए दिखाते हैं उसको। बाकी समझ में सारा बात इसी से आ रहा है, FR इज इक्वल्स टू 1/2π√LC, ठीक है। और बाकी तुम इससे भी समझ लो, ω/R बराबर 1/√LC। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे FR लिखो चाहे ω/R लिखो। अब ω/R के टर्म में ही हम फॉर्मूला लिखेंगे। और इससे एक चीज़ बताएंगे, एक नया चीज़ पढ़ना है थोड़ी देर में, क्वालिटी फैक्टर। एक पढ़ना है आज हम लोगों को क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि कौन सा रेडियो कितना अच्छा क्वालिटी का है, इस बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर तो वो कोई मतलब कि कोई ऐसा कोई उसका फिजिकल मीनिंग नहीं है, उसका मतलब वही है जो तुमको अभी हम बताएं कि रेडियो कितना अच्छा क्वालिटी का है, उसके बारे में जो बताएगा वो क्वालिटी फैक्टर है। तो जब उसके बारे में तुम पढ़ोगी ना तो उसका फॉर्मूला को तुम इसके टर्म में लिखोगी, ओमेगा के टर्म में, समझी। इसलिए तुम यहाँ पर ग्राफ में किसको यूज़ कर रही हो, ओमेगा को। समझ में आया ओमेगा यूज़ करने का मतलब। चल देखो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुम देखो यार इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
तो मतलब यहाँ पर करंट क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पर करंट मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा इस जगह पे वो कितना होगा, ओमेगा 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 आर, समझी। फिर ओमेगा 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 कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी समझती हो ना, ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ, इसको ऐसा ही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और ये वाला कौन सा फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सएल एक्सी को बराबर करके ये आया है, इसलिए दिस इज रेजोनेंट, बट दिस इज नॉट रेजोनेंट, ये तो ऐसे ही नॉर्मल सा फ्रीक्वेंसी है। तो इन फ्रीक्वेंसीज पे भी रेडियो बजेगा इन फ्रीक्वेंसीज पे भी, लेकिन वैसा क्लियरिटी जो मिलना चाहिए एकदम क्लियर वैसा सुनाई नहीं देगा रेडियो, समझी। तो हम तो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता है, जो उसके पास वाला फ्रीक्वेंसी होता है, किसके पास वाला, ये ओमेगा, यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है बताओ, ओमेगा आर। हाँ बताएंगे, वो सुन लो पहले पूरा, इससे पहले पूरा सुन एकदम ना। ये जो ओमेगा आर जब ओमेगा के बराबर होता है तो हमको बढ़िया सुनाई देता है। इसके अगल बगल जो होता है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, लेकिन वैसा क्लियरिटी नहीं आता है उसमें, थोड़ा थोड़ा उसका भी सुनाई देगा। तो यार रेडियो जो होता है हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो कभी ऐसा सुनी हो कि जो न्यूज़ है वो भी सुनाई दे रहा है और गाना भी बज रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो तुम क्या चाहती हो, इस वाला ये जो चौड़ाई है इसको कम रखने का या फिर ज़्यादा रखने का। देखो हो क्या रहा है ना, यहाँ पर मान लो कि इसको हम ओमेगा 1 मान ले और इधर वाले को क्या मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू तो अलग अलग होगा ना यार, ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू, और ये बीच वाला वैल्यू को इसके बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ करंट कितना मिल रहा है बताओगी, यहाँ पर करंट कितना मिल रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो इस तरफ वाले एक्सिस में हम करंट को रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर जो करंट मिल रहा है हम लिखते हैं इसका वैल्यू, इस जगह पे जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है I0/√2। पहचानती हो क्या इसको, आरएमएस करंट, यहाँ पर है आरएमएस करंट, और यहाँ पर कौन सा करंट होगा, यहाँ पर I0 होगा, माने कौन सा करंट, पीक करंट। तो दो करंट्स हमको दिखता है, एक आरएमएस करंट और एक पीक करंट। जो आरएमएस करंट होता है, आरएमएस करंट पे जो जितना भी होता है, मतलब आरएमएस करंट तक जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रहा है उस पर ट्यून होगा, मतलब यहाँ पर भी जो रहेगा उस पर भी ट्यून होगा, यहाँ पर भी ट्यूनिंग होगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड कोई रहेगा, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर वाला, हाँ इसके बियॉन्ड मतलब इसके नीचे, क्या इसके नीचे वाला सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये जो आरएमएस वैल्यू है उससे कम हो गया। तो आरएमएस वैल्यू से नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसीज होता है इधर उधर वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर जितना आता है वो सब रेडियो सुनाई देता है, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी बचता है। लेकिन हम लोग को वैसा रेडियो तो नहीं चाहिए ना यार कि बगल वाला भी सुनाई दे, हम चाहते हैं एकदम जो हम रेडियो स्टेशन बजा रहे हैं वो एकदम क्लियर कट सुनाई दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम पतला करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा इसको एक नाम भी देते हैं, ये जो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ना ये चौड़ाई, इस चौड़ाई को एक हम लोग नाम भी देते हैं और उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। तो ये बैंड विड्थ हम लोग कम करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा शार्पनेस का मतलब क्या है, शार्पनेस का, अच्छा ये बताओ यार तुमसे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ठीक है सब समझ में आ गया, इस तरफ करंट होता है इस तरफ ओमेगा आर होता है। तुम ये बताओ कि क्या ये ओमेगा आर करंट पे डिपेंड करता है, सॉरी मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या ये ओमेगा आर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला में तो एल और सी आ रहा है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं करता है। लेकिन पता है रेजिस्टेंस चेंज करने से ये भी चेंज हो जाता है? क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस को चेंज करने से ये भी चेंज हो जाता है। क्यों, एल और किसी को नहीं, एक्सएल एक्सी को छूना भी नहीं, हम तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस माने क्या होता है, एक्सएल एक्सी नहीं, वो तो रिएक्टेंस हो गया, दैट इज नॉट रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस बोल रहे, क्या वो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस का ही काम वो कर रहा है वो, लेकिन रिएक्टेंस नाम है ना उसका, ठीक। तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। देखो ये इनडायरेक्टली चेंज होगा, डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा वो समझाते हैं क्या मतलब, वही बात फिर हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर बताते हैं। तुम ये बताओ क्या ये करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। I0 बराबर क्या होता है, E0/, अरे होता है कि नहीं होता है बताओ, ठीक है होता है ना। अच्छा अगर हम R को बढ़ा दें तो ये I0 क्या होगा, I0 क्या होगा, घट जाएगा, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। अच्छा तुम R को बहुत बढ़ा दो तो I0 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब तो ये प्ले ही नहीं होगा, समझिए। हम तो कहें ना कि इसके यहाँ पर जितना रहेगा इसके नीचे वाला लोग प्ले नहीं होगा, इसके ऊपर वाला लोग। अब तुम क्या की, समझी मेरा बात, हम क्या बोले, तुम ये R को बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो ये I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर I कम हो जाएगा तो इसके बियॉन्ड प्ले होगा रेडियो, बजबे नहीं करेगा। I का वैल्यू कम होगा तो नहीं, उसको बैंडविड्थ से, बैंडविड्थ को किससे मतलब है, ओमेगा से मतलब है। बैंडविड्थ को मतलब है सिर्फ ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तब बैंडविड्थ चेंज होगा। अब कैसे बैंडविड्थ चेंज होता है वो आगे का बात है, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तुमको ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस को ये करने से क्या दिक्कत होगा, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग और डिस्कशन करते हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से और क्या होता है। देखो एक और चीज़ समझो यार कि ये वाला अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा बना के देखें, चलो यहाँ पर बनाते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद तुमको अभी ये बनाना, देखना अभी बनाना मत, देख लो पहले,
देखो जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऐसे बनाए ये, तो तुम ये बताना कि रेजिस्टेंस हाई किस ग्राफ का है, रेजिस्टेंस हाई किसका, ये 3 ग्राफ हम बनाए हैं, ठीक है। ये नीचे वाले ग्राफ में रेजिस्टेंस हाई होगा, कैसे हाई होगा देखो बता रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2R, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 3R। कैसे 3R, देखो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या है कि करंट घट जाना। तुमको आ रहा है समझ में, ये बहुत लोग को नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, मॉडरेट, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, वेरी हाई। तो जो बढ़िया सुनाई देना है, बढ़िया एकदम सुनाई, वो किस पे सुनाई देगा, सिर्फ रेडियो लो पे, क्योंकि लो पे ये ग्राफ है ऐसे शार्प हो जाएगा, एकदम टॉप पे जाएगा और बढ़िया सुनाई देगा। या ऐसा कहो, ऐसे शार्प तो नहीं होगा, या ऐसा तुम कहो कि अगर लो रखेंगे इसको तो यहाँ पर हमको करंट मैक्सिमम मिलेगा, और करंट मैक्सिमम का मतलब क्या है कि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तुम पढ़ी हो ना ये चीज़ कि जहाँ करंट मैक्सिमम होता है वहीं पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही रेडियो प्ले हो रहा है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ओमेगा आर है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि ये करंट जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है इसलिए ओमेगा आर में भी इफेक्ट होगा। समझ आया। तो हम लोग ये सारा बात अभी लिखेंगे इसके अंदर। चलो तुम पहले एक काम करो, इसको बना लो, ये ग्राफ बनाओ और ये वाला, हाँ बोलो। इससे पहले आप लिखवाए कि रेडियो का जो एंटीना होता है वो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मतलब डिटेक्ट करता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो इसमें एक और चीज़ देखना थोड़ा सा इसी के बाद। देखो यहाँ पर तुम एक चीज़ और देखना कि ये वाला ग्राफ जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो ये थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाने पे ये थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा। कैसे चौड़ा होगा, तुम इसको थोड़ा ऐसे बना लो, देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे चौड़ा होगा, समझने के लिए ये इस टाइप से चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा होने का मतलब ग्राफ शुरू तो इधर ही से हो रहा है ना, तो अगर ये ग्राफ नीचे जाएगा तो ये वाला पार्ट फैल जाएगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया ये समझ में। देखो हम कह रहे हैं ये ग्राफ शुरू तो यहीं से हो रहा है, क्योंकि देखो हम इधर से ऐसे बनाए हैं। तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये वाला चीज़ क्या हो रहा है, जो शार्प यहाँ पर दिख रहा है, नी दिख रहा है, वो थोड़ा शार्पनेस नीचे होने की वजह से ऐसे फैल जा रहा है। तो मतलब कि अगर रेजिस्टेंस हाई हो रहा है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हैशटैग ओमेगा आर डज नॉट डिपेंड, ओमेगा आर डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, बट the current depends on resistance। करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, शार्पनेस डिक्रीजेस। तो तुम ये हमको जरा सोच के बताओ, ये सारा चीज से कंक्लूजन सोच के बताओ कि तुम शार्पनेस को ज्यादा रखना पसंद करोगी या कम रखना पसंद करोगी। एकदम ज्यादा रखना पसंद करोगी, क्योंकि शार्पनेस को ज्यादा रखोगी तब ना ये ऐसे थोड़ा सा पतला होगा ये। अच्छा, इसको अगर और शार्प हम लोग कर दें, इसको और शार्प अगर करना चाहें तो और शार्प कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा। ये डायग्राम अब तुमको नहीं बनाना है, एक बार बना लेना साफ वाला डायग्राम। और शार्प करोगी तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो जो इधर इधर वाला, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये वाला रेडियो स्टेशन आ रहा था और ये वाला आ रहा था। अभी तुम क्या करती, उसको शार्प कर दी तो ये वाला तो पकड़ा ही रहा, ये तो सुनना ही है हमको यार। ये जो बीच वाला है, कौन सा वाला, ओमेगा आर वाला, वो तो हमको सुनना ही है। यहाँ पर और जो दूसरा रेडियो स्टेशन था वो उसका ओवरलैपिंग थोड़ा कम हो गया, इसको और शार्प कर दो तो खाली वही सुनाई देगा, एकदम साफ साफ क्लियर। तो तुम शार्पनेस को हमेशा क्या रखना पसंद करोगी, शार्पनेस को हमेशा ज्यादा रखना पसंद करोगी। और ये जो बैंड विड्थ है, चौड़ाई इसका पट्टा, उसको क्या रखना पसंद करोगी, कम रखना पसंद करोगी। उसके लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लीस्ट मिनिमम। और तुम ये पढ़ी हो यार कि रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस जब होता है तो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। पढ़ी हो, ये याद है कि नहीं, जेड इज मिनिमम, ऐसे लिखाए थे हम तुम लोग को। आई नॉट मैक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड मिनिमम, ये लिखवाए थे ना। इसीलिए कह रहे हैं कि रेजोनेंस में ही हमको क्लियर रेडियो चलेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस में रेडियो चलेगा, क्योंकि रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो ग्राफ एकदम शार्प होगा। और ग्राफ अगर शार्प हो जाएगा तो हमको बढ़िया रेडियो सुनाई देगा। इसलिए हम तभी से यही बात कह रहे हैं कि रेजोनेंस में रेडियो चलेगा, रेजोनेंस में चलेगा। समझी। तो हम लोग यहाँ पर इसको मिटाते हैं, है ना, और हम लोग आगे का रेसिपी देखते हैं कि आगे इसमें क्या डालना है। तो ये वाला के बाद हम लोग ये लिखते हैं कंक्लूजन इसका कि फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस
अब बहुत लोग ना इसको पढ़ने के बाद ये पूछता है सर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है क्या, ये बताइए। पूरा पढ़ लेने के बाद बोलता है सर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है क्या। भाई देखो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कोई ऐसा, कोई ये मत समझो कि कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई फिजिकल टर्म है जिसका कुछ फॉर्मूला होगा, वैसा नहीं होता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एक अंडरस्टैंडिंग है कि रेजोनेंस जो है अगर वो शार्प होगा तो उसका क्या मतलब है। शार्प कहने का मतलब है करंट मैक्सिमम, रेडियो बढ़िया सुनाई देगा। ये एक समझने वाला चीज़ है। तुम ये मत सोचो कि इससे कुछ फॉर्मूला निकलेगा क्वेश्चन बनाएंगे हम, वैसा नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अच्छा शार्पनेस को कोई तो डिसाइड करना चाहिए ना जी। देखो सब चीज़ तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट से चल रहा है कि ये पतला होना चाहिए तो शार्प होगा, सुनाई देगा, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो शार्पनेस को बता सके कि कब शार्प है कब शार्प नहीं। कोई तो वैल्यू रहे ऐसा, कोई तो क्वांटिटी हो ऐसा जो शार्पनेस को डिफाइन कर सके। तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जिसको बोल रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर ये बताएगा कि शार्पनेस कितना बढ़िया है, क्योंकि अलग अलग LCR सर्किट में अलग अलग शार्पनेस होगा। तो शार्पनेस को जो 100% जस्टिफाई करेगा कि बैंड विड्थ कितना पतला है ना, बैंड विड्थ कितना छोटा है, और क्या होता है, बैंड विड्थ पतला होना चाहिए, और क्या होता है, ऊपर जाना चाहिए ग्राफ। तो वो सब चीज़ को कौन बताएगा, वो सिर्फ क्वालिटी फैक्टर। तो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है, ठीक। तो फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस द रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, और शार्पनेस क्यों करना है तुमको वो भी हम समझा दिए ताकि हमको बढ़िया रेडियो सुनाई दे। एप्लीकेशन वही है उसका। तो ये शार्पनेस पढ़ने के बाद ही तुमको रेडियो समझ में आएगा कि रेडियो आखिर बजता कैसे है वो। तो उसको हम लिख देते हैं, अ फैक्टर which describes the sharpness, मतलब जो शार्पनेस को समझाता है, जो शार्पनेस को जस्टिफाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। तो यहीं से क्यू फैक्टर स्टार्ट हुआ। क्यू माने कि क्वालिटी फैक्टर। तो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग अब वही है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो वो वाला ग्राफ हम अभी फिर से बनाएंगे और तब तुमको समझाएंगे। अच्छा यहाँ पर भी बाबू देखो, ये समझ लेना, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ना ऐसे करके, तो ज़्यादा चौड़ा किसको मानना है, ये ऊपर वाला को कि नीचे वाला को? नीचे वाले को ज़्यादा चौड़ा मानना है ना। वैसे ग्राफ में दिख नहीं रहा है, तुम समझ जाओगी वो, है ना। ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ये समझ लेना, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये ऐसे ज़्यादा चौड़ा चल जाएगा और तब ऐसे होगा, तो शार्प नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। चलो तो हम लोग अब क्यू फैक्टर अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग वही है, क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर से ही सारा बात समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एकदम शार्प बनाएंगे उस ग्राफ को और बढ़िया रेडियो सुन पाएंगे। जैसे गाना बजेगा, सब कुछ धुंधला धुंधला सरिये गुमरा गुमरा, तो अगर वो सुनना है साफ साफ तो उसके लिए शार्प करना पड़ेगा उसको, ठीक है। बाकी तुम लोग दुख दर्द वाला गाना सुनती होगी, वो तो हमको नहीं आता है, ठीक है। रिया सुनती होगी। चलो ये मिटा देना, नहीं लिखी हो ये, अच्छा जल्दी लिखो तो। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है। क्वालिटी फैक्टर बस, अच्छा उसको कोई यूनिट भी नहीं होगा, ऐसा यूनिट भी नहीं, क्योंकि वो बस वो डिस्क्राइब करेगा कि कैसा मतलब रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर जिसको किताब में लिखा रहता है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला देखना, क्यू फैक्टर उसको हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे। क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। अब इसको रटना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगी कि बैंडविड्थ बाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ। एग्जैक्टली, अगर ज़्यादा बैंडविड्थ होगा तो वो नीचे आ जाएगा ग्राफ, और ग्राफ नीचे आने का मतलब है कि शार्पनेस नहीं है, तो क्वालिटी एकदम वाहियात है, ठीक है। तो बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी वाहियात होगा, बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी वाहियात होगा, नहीं बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी ज़्यादा होगा और बढ़िया सुनाई देगा, है ना। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, तो ये क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। क्या यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला का बात कर रहे हैं हम, ओमेगा आर का बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ओमेगा होगा, एंगुलर होगा, लिख लेना वो। या फिर तुम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो अब तक समझ में आ जाता है कि मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अच्छा लेकिन लिखना बहुत जरूरी है बाबू यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पर FR लिख दोगी तो मतलब बदल जाएगा, ये ओमेगा आर लिख रहे हैं हम, ठीक है। इंडिकेट कर दे रहे हैं कि हम एंगुलर वाले के ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि FR को लेकर बात नहीं करना है। हालांकि FR को लेकर भी तुम समझ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्या होगा ना, अगर तुम यहाँ FR ले ली, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं FR हम बता देते हैं। अगर तुम यहाँ FR ले ली तो FR का तो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज में, और यहाँ हम ले रहे हैं बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ और इसका यूनिट सेम हो जाएगा, तो कट जाएगा आपस में। कैसे कट जाएगा देखो बता रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो
बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं वो हम बता रहे हैं पहले। बैंडविड्थ समझो पहले, देखो ये ग्राफ है मान लो, ठीक है, और इस तरफ हम यहाँ पर याद करो कि क्या लिए थे पॉइंट ω1, और यहाँ पर जो लिए थे क्या लिए थे ω2। ω1 ω2 क्या है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जिस पे रेडियो सुनाई दे रहा है, जिस पे रेडियो सुनाई दे रहा है, ठीक है। और लेकिन रेडियो सुनाई देने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा उन लोग का भी आवाज़ आ जा रहा है, ये बज रहा है बढ़िया यहाँ पर, है ना। प्रियंका चोपड़ा का एक्सीडेंट हो गया लेकिन ये लोग भी थोड़ा थोड़ा बज रहा है, ठीक है। इधर इधर का भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, गाना वाना बज रहा है इन दोनों का, है ना। ज़रा ज़रा बहकता, इधर का भी सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा इधर का, लेकिन ज़्यादा सुनाई क्या दे रहा है, भाई प्रियंका चोपड़ा का एक्सीडेंट हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आगे, ठीक है, ये ω यहाँ पर मैक्सिमम हुआ। तो अब देखना यहाँ पर ध्यान से कि बैंडविड्थ हम कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ को हम लोग ना डेल डब्ल्यू लिखते हैं, डेल डब्ल्यू। अब ये बैंडविड्थ निकलता कैसे, क्या होता है, क्यों होता है, उस सबसे कोई मतलब नहीं तुमको। ये कैसे आया, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो कैलकुलेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में ही नहीं है, मतलब कि 12th में पढ़ना ही नहीं है ये चीज़, नीट मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है। ये जो है बैंडविड्थ R/L कैसे आया, बैंडविड्थ डेल डब्ल्यू क्या मतलब वो भी बता देते हैं। देखो डेल डब्ल्यू का क्या मतलब तुम ω2 को माइनस कर रही हो ω1 से, ये बैंडविड्थ को इससे माइनस करोगी तो निकलेगा, ठीक है। तो अब तुमको ये नहीं समझना है यार कि ये चौड़ाई R/L कैसे आया, ठीक है। हाँ छोटा सा और हम बता देते हैं, ये वाला जो होता है ना चौड़ाई, ये होता है R/2L, और ये वाला जो चौड़ाई होता है ये होता है R/2L, ठीक है। तो तुम दोनों को जोड़ोगी तो कितना आएगा, R/L आएगा कि नहीं भाई, ये दोनों चौड़ाई को लोगी तो R/L आएगा ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, हाँ सेम सेम होता है यहाँ पर, ये डिस्टेंसेस सेम सेम होता है। तो दोनों क्यों सेम सेम होता है, क्योंकि एकदम बीच में होता है ना, ये एकदम मिडिल में होता है, इसलिए ये जितना होता है उतना ही ये भी बैंडविड्थ। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ें तो डिफरेंस जो निकाले वो पूरा बैंडविड्थ दे दिया, ठीक है। अब डेल्टा लिखने का मतलब है थोड़ा अलग दिख सके, क्योंकि ये चौड़ाई है तो लगेगा ω है, वो लगेगा ω, इसलिए डेल लिख रहे हैं, डेल मतलब कि विड्थ उसका चौड़ाई। अब तुम देखो इसको, तुम ये चेंज करने का मतलब है कि तुम उसको घटा भी सकती हो और बढ़ा भी सकती हो, किसको, बैंडविड्थ को। लेकिन बैंडविड्थ चेंज कैसे होगा बाबू, बैंडविड्थ को ये रस्सी नहीं है बाबू की रस्सी तुम ऐसे खींची और पतला की, वैसे नहीं होता है। देखो तुम ठीक से देखो, ये बैंडविड्थ किस पे डिपेंड कर रहा है, R और L पे, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को चेंज करने से वो चेंज होता है। अगर मान लो कि तुम रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस जो है वो बैंडविड्थ के कैसे दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इसको बढ़ाओगी तो बैंडविड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। जो तुमको हम पीछे अभी फील करवाएं जस्ट, कि तुम अगर उसको बढ़ा दे रही हो, मान लो इसको बढ़ा दे रही हो तो ये नीचे आएगा अगर ग्राफ, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को तुमको क्या लिखना है, अच्छा ये नीचे कैसे आएगा क्लियर है ना, वो बता देते हैं। क्योंकि इस तरफ हम लोग किसको लेते हैं, करंट को, और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के चक्कर में ये चौड़ा हो जाएगा तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, उसका कैलकुलेशन SL लोडा ये सब में दिया है, लेकिन तुमको है ही नहीं सिलेबस में, कभी नहीं पढ़ना है वो, ठीक है। तो ये आया। अब देखो इसका वैल्यू ये, अच्छा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुमको निकलवाए हैं, कितना निकलवाए बताओ बताओ बताओ। इसका निकलवाए थे, हाँ 1/2 पाई, 1/2 पाई नहीं 1/√LC होगा ना, 1/2 पाई √LC तो उसका होता है, ठीक है। अब तुम देखो यार इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, क्योंकि दोनों ही ω है, लेकिन अलग अलग चीज़ है बाबू। ये बैंडविड्थ है और ये फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर, ठीक है। चीज़ अलग अलग है, ये दोनों दोनों है चीज़ अलग अलग, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर सिंबल सेम यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग एकदम जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा, देखो तुम इसको डालोगी कितना, R/L डिवाइडेड बाई, किसको R/L डाली हो, ये वाले को, अच्छा एक मिनट उल्टा डाल दिया ना, सॉरी। ये वाला तुम डालोगी ω, चलो थोड़ा फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, और ये डेल्टा ω। तो डेल्टा ω को तुम डालोगी R/L, और ये ω को डालोगी 1/√LC। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, L/R नीचे होगा, और यहाँ पर √LC। थोड़ा इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, क्या इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, बायोलॉजी वाला ध्यान देना, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। √L बन जा √L, √L जा L, ये समझ में आया, √L का टेबल है ना। तो रेशनलाइज भी कर सकती हो, करके दिखाएं थोड़ा, है ना। तो ये √L और u/c कितना हो गया, √L/C, और यहाँ 1/R है तो यहाँ 1/R। तो यानी कि क्वालिटी फैक्टर Q, बहुत गंदा लिखे हैं हम, क्वालिटी फैक्टर Q कितना आया, 1/√LC, और 1/√LC, सॉरी 1/√LC। तो इसको याद रखना है, 1/R √LC, ठीक है, इसको याद रखना है। और अब तुम देखो यार, इससे सारा चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर तुमको बढ़िया रेडियो सुनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एकदम क्लियर कट, एग्जाम में पूछता भी है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये साइड वाला हम मिटा देखिए, उसको बनाओगी, अच्छा पहले इसको बना लो, फिर क्या बोल रही हो, हाँ इन्वर्स है, C नीचे में है और ये L ऊपर में है, ठीक है। तो वो अभी हम बताते हैं,
नहीं नहीं, सी चेंजेबल है इसलिए उसको चेंज कर रहे हैं, मजबूरी है चेंज करना उसको, एल को चेंज नहीं कर सकते, बताएंगे कैसे। आगे देखना, ये है तुम्हारा 1/√LC। अब देखो आगे, ये जो क्वालिटी फैक्टर है उसका फॉर्मूला ये आया, लिखते हैं यहाँ पर, Q बराबर 1/R⁴L/C। तो मतलब कि हम लोग को क्वालिटी हमेशा क्या रखना है, हाई रखना है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी मतलब बढ़िया से सुनने के लिए, रेडियो बढ़िया से प्ले होने के लिए हम लोग को एल को क्या करना पड़ेगा, एल को क्या करना पड़ेगा बोलो, एल को लार्ज, एल शुड बी, हाँ बिल्कुल लार्ज, और आर और सी दोनों क्या होना चाहिए, स्मॉल। आर तो स्मॉल होना ही चाहिए, आर तो 100% स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि आर को अगर तुम स्मॉल रखोगी तब ना ये करंट बढ़ेगा, करंट ऊपर जाएगा और शार्प हो जाएगा। और शार्प होने से फ़ायदा क्या होगा, शार्प होने से फ़ायदा क्या होगा कि बाकी सबका रेडियो स्टेशंस आपस में नहीं ओवरलैप करेगा, खाली जो सुन रहे हैं वही सुनाई देगा। फिर अगर सुनना है तो दूसरा रेडियो स्टेशन यहाँ मौजूद रहेगा, तब उस पर जाओ और उसका सुनो, फिर इधर भी रहेगा। अगर इसका सुनना है, हालांकि ये सब इतना चौड़ा नहीं रहता है, एकदम पतला रहता है, वो समझाने के लिए ऐसे बना रहे। तो ये ग्राफ एग्जाम में नहीं बनाना रहेगा, ठीक है, ये ग्राफ सिर्फ बुक में बना रहता है सब जगह, ताकि समझ पाओ तुम। तो कोई दूसरा रेडियो स्टेशन सुन रही हो तो उसका तुम ओमेगा आर पे जाओगी और उसका बढ़िया से सुनोगी, ठीक है। तो आर शुड बी स्मॉल, और तीसरा लिखोगी सी शुड बी स्मॉल। तो ये तीनों छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इन्वर्सली है, इसको छोटा करोगी, इसको छोटा करोगी और इसको बढ़ा दोगी, तो ये क्वालिटी फैक्टर अपने आप बढ़ जाएगा और बढ़िया क्वालिटी सुनाई देगा, ठीक है। तो जो हम रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं वो साफ साफ सुनाई देगा। तो ये क्यू से ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा, मतलब कि कैसा हमको सुनाई दे रहा है, मतलब बढ़िया सुनाई दे रहा है या फिर ख़राब। तो अब इसके बाद जो है क्वालिटी फैक्टर के बाद वो है तुम्हारा ये वाला रेडियो ट्यूनिंग, फाइनल, मतलब ये समझ लो कि कंक्लूजन है उसका। अब रेडियो ट्यूनिंग तुम जब अभी लिखवाएंगे हम तुमको उसके बारे, तो तुम देखना कि सारा बात जो हम तुमको बताए हैं वो उसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ये सब जो अभी तुमको हम बताए ना कि एल शुड बी स्मॉल, आर शुड बी स्मॉल, तो ये दोनों रेडियो में पहले से एडजस्टेड रहेगा। एल और आर जो है ना, जो रेडियो जब जिस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस समय आर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो वो पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा, और एल को भी पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा। सी को हम लोग जो नॉब है रेडियो का उसको घुमा घुमा के चेंज करेंगे, और बाकी ये दोनों फिक्स रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। माने कि मतलब कि एल का वैल्यू मान लो 200, ये वाला मान लो 3 ओम, तो वो फिक्स, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस रहेगा माइक्रोफेराड में वो चेंज होगा, ठीक है। माने कि फराड में, माइक्रोफेराड नहीं, फराड में ही रहेगा। माइक्रोफेराड ऐसे ही कह दिए, न्यूमेरिकल में सब जगह माइक्रोफेराड लिखा रहता है ना, तो इसलिए माइक्रोफेराड बोलने का आदत हो गया, फराड में रहेगा, माइक्रो में नहीं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ना है, रेडियो ट्यूनिंग है ना। नेक्स्ट हेडिंग है रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो बजता कैसे है। तो सारा बात जो हम लोग पढ़े हैं वही सब घुमा फिरा के होगा। एक छोटा सा चीज़ देखो, इसका डायग्राम, पहले इसका डायग्राम यहाँ पर रहता है। ये तुम्हारा इंडक्टर हुआ, ठीक है, ये इंडक्टर का कॉइल हुआ, और यहाँ पर एक और कॉइल होता है, और देखो ये दोनों कॉइल एक साथ लगा है। अब तुम ये पढ़ोगे आगे में कि ऐसे दो इंडक्टेंस लगाने का क्या मतलब है, ये तुमको आगे पढ़ना है। आगे कहाँ पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है यार, तुम ये पीछे पढ़ चुकी हो, ये तुम इसमें EMI में पढ़ी हो, EMI में माने कि म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक था, उसमें पढ़ी हो। अच्छा, आगे पढ़ना है, याद आया, आगे पढ़ना है इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि अभी आगे ट्रांसफार्मर पढ़ोगी ना, तो उसमें ये चीज़ दिखेगा और इसका तुमको समझ में आएगा लॉजिक क्या है। तो देखो यार, आगे का जो 2 टॉपिक बचा है, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर, वो वही बंदा समझ पाएगा जो कि चैप्टर 6 ठीक से पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ी हो तो जाके वीडियो दोबारा देख लेना, है ना। देखो ये कैपेसिटर लगा है, ठीक, और ये कैपेसिटर के साथ साथ यहाँ पर है रिसीवर। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यार तुम लोग से, ये बताओ कि रेजिस्टेंस तो वायर में ही है, रेजिस्टेंस तो वायर में ही है, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। वायर के पास रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट काहे करोगी। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि LCR सर्किट होता है ना, जो कि सीरीज का होता है, लेकिन यहाँ तो ये पैरेलल में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है बताओ। रिसीवर समझ रही हो कि नहीं, रिसीवर मतलब जिसके पास एंटीना, थोड़ी यार, एंटीना रिसीवर है जिसके पास आवाज़ सुनाई देगा वो। और यहाँ पर ये तुम्हारा ऐसे, अब ये ऐसे एरो लगाने का मतलब क्या है बताओ।
एरो लगाने का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल है। रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाए वो हम बता दिए, क्योंकि वायर में पहले से ही रेजिस्टेंस होता है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लेकिन ये तो पैरेलल लग रहा है यार, हैं? नहीं क्या पैरेलल तो ही है, सीरीज़ कहाँ है इसमें? पैरेलल का मतलब मान लो कि यहाँ से करंट आया, मान लो इधर से करंट आया तो यहाँ अलग चल जाएगा, ये तो पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, सोचो इसके बारे में ज़रा सोचना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर, है ना, और देखते हैं रेडियो ट्यूनिंग में मतलब काम कैसे होता है। ठीक है, वो सोचो डिवाइड होगा तो सेम कैसे हो जाएगा भाई, कुछ भी। यहाँ तो डिवीजन हो रहा है ना करंट का, और हम लोग तो सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस देखे है ना, पैरेलल को तो बोले पढ़ना ही नहीं है, तब फिर ये तो पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे पहले रेडियो, अब छोड़ो उसको, है ना, तुम वो सोचना बाद में। चलो पहले हम लोग रेडियो, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा इसलिए उसके बारे में डिस्कशन है, लेकिन तुमको वो सोचना है, उसका आंसर देना है। चलो देखो यहाँ पर रेडियो ट्यूनिंग में क्या होता है। रेडियो ट्यूनिंग में हम लोग दी वैल्यू इफ, यहाँ लिखते हैं, रुको एक मिनट, इफ द वैल्यू ऑफ L is large and R is low, then the tuning of radio is of high quality। मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा खतरनाक है बाबू, ऑफ रेडियो इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, थोड़ा खतरनाक इंग्लिश है ना। मतलब कि अगर आर लो होगा और एल लार्ज होगा तो हाई क्वालिटी का सुनाई देगा। हाई क्वालिटी कहने का क्या मतलब है, देखो वही सब बात नहीं लग रहा रिपीट हो रहा है। हाई क्वालिटी कहने का क्या मतलब है कि दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ अदर रेडियो स्टेशन विल नॉट इंटरफेयर। मेरे मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो, विल नॉट इंटरफेयर या फिर विल नॉट डिस्टर्ब, है ना। और तुम कैसे अलग अलग रेडियो स्टेशंस को ट्यून कर सकती हो, तो यहाँ पर लिखते हैं एंड बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी। कैपेसिटेंस को चेंज कर करके नॉब घुमाते हैं ना तो सी का वैल्यू चेंज होता है, एल नहीं चेंज होता है। एल क्यों नहीं चेंज होता है वो बता देते हैं। एल को चेंज करने का क्या क्या तरीका होता है, तुम क्या ये मेरे से फॉर्मूला पढ़ी हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, याद आ रहा है कुछ, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ऐसे होता था। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, यही होता था कि कुछ और होता था, सोच लो, पूरा भुला गई हो। यहाँ पर एल नीचे में होता था, ए बाई एल ये होता था। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या करती थी, अच्छा यहाँ पर ना एन स्क्वायर नहीं होगा, खाली एन होगा। एन स्क्वायर तब होता जब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होता। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंडक्टर्स है, तो माने कि कौन सा इंडक्शन हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो तुम यहाँ पर किससे डिफाइन करोगी इसको, एम लिखोगी और तब यहाँ स्क्वायर लगाओगी। ये म्यूचुअल होता था और सेल्फ में खाली क्या होता था, एल। तो हम तुमको कह रहे हैं कि ये जो एल है, एल का मतलब होता है लेंथ। किसका लेंथ, ये वाला का लेंथ। तो अगर तुम इसका लेंथ को बढ़ा दोगी तो लेंथ को बढ़ाने से ये सीधा हो जाएगा कॉइल, तब तो बेकार हो जाएगा इंडक्टेंस। इसीलिए इंडक्टेंस को ना बढ़ाना है ना घटाना है, क्योंकि इंडक्टेंस को चेंज करने के लिए ये सारा पैरामीटर्स चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और इंडक्टेंस पहले से ही सर्किट में सेट किया हुआ रहता है, कैपेसिटेंस हम लोग चेंज करते हैं, समझ में आया? तो तुम ये चाहो तो ये याद भी रख सकती हो कि ये सी को चेंज करने से ही बाकी सारा फैक्टर्स चेंज होता है। ठीक है, अब उसमें रीज़न है और भी, लेकिन हम अभी उतना डिटेल में फालतू का नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा एग्जाम में नहीं पूछेगा। इंटरफेयर, अच्छा यहाँ पर क्या है, एंड बाई चेंजिंग, किसको चेंज करना है बाबू, सी को, चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ, क्योंकि एल को चेंज करने से एक नुकसान है, तुम ऐसा भी समझ सकती हो। एल को चेंज करने से नुकसान क्या है कि अगर लेंथ को हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लेंथ को ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, एल गायब हो जाएगा, समझ रही हो ना। जो एम है, एल या फिर कहो एम माने म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ को कुछ ज़्यादा अगर बढ़ा दोगी उसका तो ये जो टर्न्स है ये सीधा हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा तो ये तो सिंगल वायर बन जाएगा, समझी। अगर ये घुंघराला जो टर्न्स है अगर ये सीधा हो गया तब तो ये वायर बन जाएगा, तब तो एल लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समझ में आया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि सी को चेंज करेंगे, सी इज चेंजेबल। सी को कैसे चेंज करते हैं, चार्ज को बढ़ा के और घटा के, चार्ज स्टोर करता है ना वो। रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए लेंथ, एरिया वो सब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में वो सब नहीं करना पड़ेगा, समझ में। तो यहाँ पर एंड बाई चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ, अच्छा एक चीज़ हम गलत बोल गए, सॉरी, चार्ज को चेंज नहीं करेंगे, सॉरी,
चार्ज को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए और डी पे डिपेंड करता है। अब कैसे भाई ये ए और डी चेंज करते हैं, देखो तुम ये बताओ यार, अगर ये एरिया को हम बढ़ा देंगे, कैपेसिटेंस का एरिया को बढ़ा देंगे, तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेबल होगा। अगर डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, मान लो डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, लेकिन वो खराब तो नहीं होगा कैपेसिटेंस। लेकिन इसको चेंज करने से इसमें एक डिफेक्ट भी आ रहा है लेंथ वाला, तो इसलिए इसको नहीं चेंज करते हैं, सी को चेंज करते हैं। तो छोटा सा तुमको हम रीज़न बताएं सी को चेंज करने का, क्योंकि एम को या फिर एल को चेंज करने से ज़्यादा डिफेक्ट आने लगता है उसमें, समझी। अच्छा, इसको हम बार बार एल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा इसमें तुम्हारा जो लिखाया है वो LCR सर्किट बताया है ना, तो इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, तो एम कैसे लिख देंगे यार, तब तो एम लिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो एल लिखा है। देखो बता रहे हैं, ये इंडक्टर है ना, ये भी इंडक्टर है और ये भी इंडक्टर है। इंडक्टर का सिंबल तो एल ही होता है, सिंबल तो एल ही होता है। इंडक्टर को जब डिनोट करते हैं तो एल से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जब दो आ जाते हैं तो उसको म्यूचुअल कह देते हैं, लेकिन रहता तो इंडक्टर ही है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलेगा सर इसको तो एम लिखना चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का? तुम दोनों से समझ सकती हो, तुम चाहे एम से समझ लो, तुम चाहे एल से समझ लो, दोनों से ही सेम बात निकल के आएगा। बस जब एम रहेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और एल रहेगा तो एन स्क्वायर नहीं होगा, समझी। ठीक है, तो बाई चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ सी वी मूव और ट्यून डिफरेंट रेडियो स्टेशन। अगर आपको दूसरा रेडियो स्टेशन पे स्विच करना है तो आप नॉब को घुमाइए और सी को चेंज करिए, ट्यून डिफरेंट रेडियो स्टेशंस। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को वो है पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। देखो पावर क्यों निकालना है पहले तो। अच्छा, यहाँ पर फिर से अभी LCR ही चल रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, LCR के ही अंदर सारा बात चल रहा है। देखो पावर पहले निकालना क्यों है, पढ़ना क्यों है। पावर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ये मतलब ना P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये भी ठीक है, कितना तेजी से काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक, तो वही वाला पावर है ये, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर है। पावर और भी बहुत टाइप का होता है, यहाँ पर कौन सा पावर का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन किसका, AC का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, अभी तक जो तुम लोग जो पावर पढ़ती थी बाबू, ये वाला देखो, वोल्टेज इंटू करंट, ये कौन सा पावर था, DC पावर। लेकिन अब DC का बात नहीं करना है, डायरेक्ट करंट वाला का नहीं बात करना है। डायरेक्ट करंट वाला पावर में क्या करते थे, वोल्टेज का वैल्यू और करंट का वैल्यू डायरेक्ट डाल देते थे, 5 वोल्ट 2 एम्पियर मल्टीप्लाई करके आंसर। लेकिन अभी जब AC पावर है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि AC का पावर तो बार बार चेंज होते रहेगा ना, बार बार चेंज होगा, क्योंकि इसका पावर जब तुम निकालोगी तो क्या लिखोगी बताओ उसका पावर को। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लोग ना उस बात को लिखते हैं, चलो यहाँ पर पावर बताते हैं, फिर लिखेंगे इसके बारे में जो अभी हम तुमको इन्फॉर्मेशन दिया अभी इसके बारे, कि बार बार इसका पावर क्या होता रहेगा, ऑल्टर होते रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसका पावर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं EI। अब बोलोगे सर E काहे लिख रहे हैं, वोल्टेज की जगह लिख दिए E और करंट इंटू I। अब ये तुम्हारा पावर कौन सा हम बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ EMF भी कौन सा लेंगे, इंस्टेंटेनियस, और ये भी कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि तुमको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर का ही बात करते हैं। जो DC का पावर हम लोग वोल्टेज इंटू करंट लिखते हैं वो भी इंस्टेंटेनियस होता है ना, क्लियर होना चाहिए ये चीज़। तो EMF क्या लिखेंगे बताओ इसका, E0 साइन ओमेगा टी। अब हम लोग के पास तो बहुत सारा सर्किट होता है, C सर्किट, R सर्किट और L सर्किट। तो हम मान के चलते हैं कि हम पावर L सर्किट का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, तो उसमें करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, I0 साइन, अच्छा एक मिनट, सॉरी, प्योरली इंडक्टिव का क्यों बात करेंगे, आई एम सॉरी, प्योरली इंडक्टिव का नहीं, इंडक्टिव सर्किट सिर्फ बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये पावर किसके लिए निकाल रहे हैं, LCR के लिए, है ना। और LCR सर्किट में 3 केस होता है, 3 केस में से जो तीसरा केस होता है उसमें तो रेजोनेंस हो जाता है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल डिस्कशन ले रहे हैं। तो यानी कि हम वो वाला केस ले रहे हैं जिसमें हम क्या मान रहे हैं, XL बड़ा है और XC छोटा है, तो हम प्योरली इंडक्टिव नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट का एक्सप्रेशन है वो कितना होता है, I0 साइन ओमेगा टी -5। कुछ याद आया। और अगर हम कैपेसिटिव मान लेते तो +5 होता। अब तुम बोलोगे सर यही वाला काहे लिए, कैपेसिटिव लीजिए। हाँ, इसमें तो ट्यूशन में से सर ये लीजिए। देखो उसमें क्या दिक्कत है कि अगर तुम वो ले लोगी कैपेसिटिव तो डेरिवेशन नहीं हो पाएगा और डेरिवेशन ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पर माइनस लिए, ताकि एक साइन A - B का फॉर्मूला यूज़ कर सके। साइन A - B का कोई फॉर्मूला बताएगा, साइन A - B का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलो बताओ साइन A - B का
नहीं बता पाएगी, मैथो वाला कोई नहीं बता सकता है पूरा क्लास में। हाँ ठीक है, गलते बोल रही है, गलते बोल। चलो एक और मौका दिए। हाँ साइन ए माइनस बी है माता जी, साइन ए माइनस बी है। कोई मैथो वाला बताइए, जब पढ़ाते हैं ना ये पावर ट्यूशन में, तो 50 बच्चा भी बैठा है, तो एक को तो मैथो वाला नहीं बता सकेगा कि क्या फॉर्मूला होगा इसका। चला